सभी को नमस्कार। अपनी वार्षिक परीक्षा हुई थी, उसमें भूगोल का हम पेपर सोल्व करेंगे। आपको ये वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे गुरु कृपा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसमें भूगोल विषय के पेपर को सोल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न था, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? इसमें ऑप्शन दिए थे एलन सी सैंपल, बी डाल डी लाब्लास, रेटजेल और ग्रिफिथ टेलर। तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातलों के बीच संश्लेषित अध्ययन की परिभाषाएं दी थी रेटजेल ने। रेटजेल। इसमें दूसरा था, निम्नलिखित में एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इस ऑप्शन देना, इनमें से बताना कि सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो ऑप्शन थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। तो इसमें आएगा चीन। इन ऑप्शनों में से क्या आएगा? चीन। फिर अगला था अपना, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी राज्यों में पूछा, स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसमें दिया था ऑप्शन जोमिंग, मिल्पा, लद्दाख, कुमारी। जोमिंग उत्तरी पूर्वी राज्यों में कहा जाता है, मिल्पा मध्य अफ्रीका और इंडोनेशिया, और लद्दाख इंडोनेशिया में, और मिल्पा मध्य अमेरिका में, कुमारी पश्चिमी में। तो इसमें आएगा जोमिंग। उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है जोमिंग। फिर अपना अगला था आधारभूत उद्योग है, जो सारे उद्योगों का आधारभूत उद्योग है वो बताना था। ऑप्शन दिए थे कागज, चमड़ा, लोहा इस्पात और वस्त्र। तो इसमें आएगा लोहा इस्पात के, ऐसा कोई उद्योग नहीं जो लोहा इस्पात के बिना। तो इसमें आएगा लोहा इस्पात। फिर अगला था तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण। तृतीय क्रियाकलाप में किनको शामिल किया जाता वो पूछा था आपसे। तो इसमें ऑप्शन दिया था परिवहन, कृषि, खनन, अनुसंधान। परिवहन तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित था? सेवा से संबंधित था। सेवा, इसमें सेवा का काम कौन कर रहा है? परिवहन। तो इसमें आएगा परिवहन। फिर अगला था अपना आधुनिक संचार का साधन है। आधुनिक संचार का साधन पूछा, इसमें दिया था तार, मोर्स कोड, टेलीक्स और इंटरनेट। इसमें आएगा इंटरनेट। इंटरनेट। फिर अगला था, कौन सा समुद्री मार्ग को बृहद समुद्री मार्ग कहा जाता है? बृहद समुद्री मार्ग कौन से मार्ग को कहा जाता है? ऑप्शन दे, नंबर 1 उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, नंबर 2 उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। बृहद ट्रक मार्ग पूछा था, इसमें आएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। एक समुद्री मार्ग। फिर अगला था, एशिया का अंतरोपतन किसे कहा जाता है? ऑप्शन थे रोटरडम, सिंगापुर, कोपेन और मुंबई। तो इसमें आएगा सिंगापुर। अगला था इसमें नंबर 9, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? उसका मुख्यालय पूछा था। ऑप्शन दिए थे जिनेवा, रोम, दिल्ली, वियना। तो इसका मुख्यालय था जिनेवा में। जिनेवा। फिर अगला था, गैरिसन नगर का उदाहरण। गैरिसन या छावनी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन थे हरिद्वार, उज्जैन, अंबाला, पुष्कर। तो गैरिसन या छावनी नगर का उदाहरण इनमें था अंबाला। अगला था पेय फसल, जिनको हम पीने के लिए काम में लेते हैं। उसमें ऑप्शन दिए थे आपको रागी, कॉफी, अंगूर, गन्ना। तो इसमें से आएगा कॉफी। अगला था इसमें, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर परियोजना है? तो ऑप्शन थे तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो अरवारी पानी संसद परियोजना जल संभर परियोजना योजित थी राजस्थान की। इसमें ऑप्शन आएगा राजस्थान।
और राजस्थान में भी कहा, अलवर में। अगला देखो, भारतीय सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? प्रति व्यक्ति जल की सुनिश्चित, प्रत्येक व्यक्ति तक जल पहुंचे, जल क्रांति, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, नीरू मेरो। तो इसमें आएगा जल क्रांति। अगला धात्विक खनिज बना, धात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, ग्रेफाइट, माइका, तांबा, पेट्रोलियम। तो इसमें आएगा तांबा, तांबे में धातु की मात्रा पाई जाती है, तांबा। अगला था अपना, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क है? तो लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सोना। लोहा, बॉक्साइट किस धातु का आयस्क यानी कि कच्चा रूप है? किसका कच्चा रूप बॉक्साइट है? ये है एल्यूमिनियम का। तो इसमें आएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। फिर अगला था, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जमनालाल बजाज, कुंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत या संकल्पना प्रस्तुत की थी कुंवर सेन ने। कुंवर सेन ने। ये कहां के थे? बीकानेर के। अगला ना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता? सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कें बनाने का कार्य। तो इसमें ऑप्शन थे, राज्य सड़क संगठन, या राष्ट्रीय महामार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन, या जिला सड़क संगठन। तो इसमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था सीमा सड़क संगठन। ये था प्रश्न संख्या 17, सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बोलते हैं BRO। फिर अगला था इसमें अपना, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए अनुषंगी पतन का निर्माण। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो इसमें ऑप्शन थे, चेन्नई, मार्मागोवा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू। इसमें दोनों पतन आ सकते हैं, कांडला भी है, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और कांडला भी मान सकता है। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न संख्या है 2। दो में पहला था, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की खालिस्तान अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यु दर बताने थे। तो इसमें अपने को एक बुक में डायग्राम दिया हुआ था, ऐसे 3 अवस्थाएं दी हुई थी। ये थी प्रथम, ये थी द्वितीय, और ये थी तृतीयक अवस्था। तो इसमें ऐसे डायग्राम बना हुआ था। ऐसे बना हुआ था। प्रथम अवस्था थी, उसमें उच्च मृत्यु दर था, मृत्यु दर, उच्च जन्म दर था, जन्म दर। इस द्वितीय अवस्था में उच्च मृत्यु दर था, मृत्यु दर कम हो गया था, मृत्यु दर उच्च, जन्म दर था, जन्म दर, और मृत्यु दर हो गया था कम, मृत्यु दर कम। और तृतीयक में जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम, दोनों ही कम। तो अपने को पूछा है उच्च, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। तो इसमें आएगा प्रथम अवस्था। फिर अगला था, क्या आएगा? प्रथम। फिर अगला था इसमें दूसरा, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? खालिस्तान दे रखा। तो इसमें आएगा डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला था इसमें, अंगूर की कृषि खालिस्तान क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर की कृषि के बारे में बताना था कि कौन से क्षेत्र की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है।
अगला था इसमें, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को कहते हैं, प्रमोद यानी आनंद के उद्देश्य से की गई यात्रा को कहते थे, इसमें आएगा पर्यटन। फिर अगला था, व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को खालिस्तान कहते हैं। वस्तुओं या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तो ये काम करता है परिवहन, तो इसमें आएगा परिवहन। फिर अगला था, खालिस्तान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, तो इसमें आएगा या तो बंदरगाह या पतन। बंदरगाह या पतन के बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश नहीं कर सकते, इनके द्वारा व्यापार किया जाता है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था। पूछा आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था बिहार। फिर अगला, रानीगंज जरिया दे रखे आपको 2 क्षेत्र, खालिस्तान नगरों के उदाहरण, इनमें क्या हो रहा है ये पूछा था आपसे। ऑप्शन दे रानीगंज और जरिया, ये है खनन नगर, इसका उत्तर आएगा खनन नगर। फिर अगला था, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर योजना, केंद्र सरकार द्वारा जल संभर योजना चलाई गई थी, उसका नाम पूछा था आपसे, तो उसका नाम था हरियाली। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी। अगला था इसमें 10वां, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। जो सूखा क्षेत्र था वहां पे जल को उपलब्ध करवाना सिंचाई के लिए चलाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें आएगा चौथी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न था 30 का, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, इसने पूछा मुख्य श्रमिक। श्रमिक 2 प्रकार के दे रखे हैं आपके बुक में, एक तो मुख्य श्रमिक और एक सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो 183 दिन से अधिक काम किया हो, और एक है सीमांत श्रमिक जिन्होंने 183 दिन से कम काम किया हो। सीमांत श्रमिक 183 दिन से कम काम और 183 दिन से अधिक काम किया वो कहलाते हैं मुख्य श्रमिक। अगला था इसमें, किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव, 2 के बारे में बता रहा हूं जो अपरंपरागत हो, जो पहले से नहीं चले आ रहे थे, तो इसमें आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये अपरंपरागत है क्योंकि अभी भी सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कोयले से ही हो रहा है, और अपने यहाँ पे राजस्थान गुजरात की साइड में सर्वाधिक संभावनाएं है सौर ऊर्जा, जिसका हम सीमित प्रयोग कर रहे हैं। फिर अगला था, उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयले का निर्माण हो रहा है। 2 काल थे, एक तो गोंडवाना काल और एक था टर्शियरी काल। गोंडवाना काल और टर्शियरी काल, इन 2 के बता रहे थे। फिर अगला प्रश्न था इसी में चौथा, पल्ली बस्ती के कोई 2 स्थानीय नाम, पल्ली बस्ती के खूब सारे नाम दे रखे थे, इसको बोलते थे डाणी, नंगला और पाड़ा, इस प्रकार से खूब नाम दे रखे थे। फिर अगला था, 2 रेशेदार फसलों के नाम बताने थे आपको, रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती है उनके नाम बताए, इसमें थे कपास और जूट। फिर अगला था, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा के सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत पर, मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित थी, तो अमूलवादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा। फिर अगला प्रश्न था, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताने थे आपको, खूब सारे कारक दे रखे थे, इसमें 2 बताने थे, एक तो बता देते आप जल की उपलब्धता,
उपलब्धता, सतलाकृति, जलवायु, ये इनमें से आप कोई दो कारण बता सकते थे। फिर अगला था आवधिक बाजार किसे कहते हैं। आवधिक बाजार होते हैं जो सप्ताह में एक बार लगते हैं। आवधिक बाजार जो सप्ताह में लगते हैं जिन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जो कई बार रेडी वाले फेरी वाले सप्ताह में एक बार आते हैं, एक बार बाजार लगाए जाते हैं। इनमें वस्तु अपने को थोड़ी सस्ती मिलती है, गुणवत्ता थोड़ी कम मिलती है। तो सप्ताह में एक बार या 7 दिनों के बाद लगने वाला बाजार साप्ताहिक बाजार या आवधिक बाजार। फिर का प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। मानव विकास की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 1990 में। फिर अगला था अपना लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक में सामाजिक भूगोल के 3 क्षेत्र बताने थे। सामाजिक भूगोल के खूब क्षेत्र दे रखे, उसमें आ जाएगा नंबर 4 में चिकित्सा भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल। इस प्रकार से आपके नहीं 3 का नाम बताना था आपको, कोई 3 क्षेत्रों के नाम। अगला था मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम। मानव विकास के 4 उपागम दिए, आपको 3 के नाम बताने थे। इसमें आ जाएगा क्षमता उपागम, आवश्यकता पूर्ति उपागम, वो आधारभूत उपागम, आय उपागम, आय उपागम। इन 4 में से किसी 3 के नाम आपको लिखने थे। फिर अगला है नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने सहवर्गों में बांटा गया? किन्हीं 2 के नाम लिखने। नंबर 6 था इसमें आपको भारत की श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा वो बताना था। हमने बांटा था 4 वर्गों में। एक तो था कृषि मजदूर, एक था उद्योग मजदूर, कृषक और अन्य श्रमिक। तो आपको किन्हीं 2 के बारे में बताना था, तो इसके 4 भागों में बांटा था हमने। अगला प्रश्न था पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई 2 सुझाव। पहाड़ी क्षेत्रों में अपने को विकास करना तो अपने को कोई 2 सुझाव देने थे। प्रश्न संख्या 7। एक तो वहां पे हम पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा, और एक वैज्ञानिक तरीके से हम कृषि कर सकते हैं, तो वहां पे कृषि हो सकती है। तो वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, कृषि करना और शिक्षा का विकास करना। इस प्रकार से आप कोई भी 2 सुझाव दे सकते थे। अगला था द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना। प्रश्न संख्या 8 था द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, इनमें अंतर स्पष्ट करना था। द्विपक्षीय व्यापार वो होता है जो 2 देशों के मध्य किए जाने वाला व्यापार, 2 देशों के मध्य। और ये होता है बहुपक्षीय यानी कि बहुत सारे देशों के साथ व्यापार, 2 से अधिक देशों के साथ व्यापार, देशों के साथ व्यापार, 2 देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुत सारे 2 से अधिक देशों के साथ व्यापार बहुपक्षीय व्यापार। अगला था इसमें नंबर 9। तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे? तरल एवं गैसीय के लिए परिवहन के साधन का चयन करेंगे हम पाइपलाइन का। पाइपलाइन, इनसे क्या हो जाएगी, हमने एक बार पाइपलाइन लगा दी तो इससे लागत क्या होगी अपनी, कम होगी, जल्दी आसानी से पहुंच हो सकती है, आसानी से पहुंच, और किसी भी प्रकार के कोई नुकसान या होने की संभावना कम हो जाती है। तो क्या बनी रहती है, सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रकार से आपको इसमें बताया था कि पाइपलाइन का इस्तेमाल करें, पाइपलाइन के माध्यम से हम आसानी से गैस को तरल पदार्थ को
पहुंचा सकते हैं। एक बार दबाने के बाद अपनी लागत क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, दोबारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है, सुरक्षा की गारंटी रहती है। तो अगला था इसमें 10 नंबर, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ में आयात में वृद्धि के दो कारण, कि भारत में पेट्रोलियम आयात में वृद्धि की और एक हो जाएगा बढ़ती ऊर्जा। नंबर 10, बढ़ती ऊर्जा की मांग, और एक हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ने के कारण दबाव बढ़ेगा और एक घरेलू तेल का भाव, तेल का अभाव या खनिज संसाधनों का अभाव या पेट्रोलियम पदार्थों का अभाव। इस प्रकार से आप कोई भी अपने सुझाव दे सकते हैं, जो देने से अपने। फिर अगला था जल प्रदूषण निवारण के लिए उपाय बताने, कितने, 2 उपाय बताने जल प्रदूषण निवारण के लिए। एक तो फैक्ट्रियां उद्योग होती है तो जल संयंत्र लगाना, जल संयंत्र लगाना, ताकि जो दूषित जल है उसको शुद्ध किया जा सके, उसको नहरों या नदियों में नहीं, एक कचरा ना फैलाए या किसी नदी या नालों में कचरा ना डाले, और उद्योगों वगैरह में जल संयंत्र लगाना ताकि जल को साफ किया जा सके, इसका पुनः चक्रीय इस्तेमाल किया जा सके दोबारा। जल एक पुनः चक्रीय संसाधन है। पनामा नहर और सवेज नहर की तुलना, प्रश्न संख्या था 13। ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिण अमेरिका, ये हो गया अपना यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। अपने को तुलना करनी है पनामा नहर या सवेज नहर की, या सवेज नहर। पनामा नहर तो है यहाँ, और यहाँ है सवेज। सवेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और ये यहाँ पे अटलांटिक महासागर और यहाँ है प्रशांत महासागर, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये इसका निर्माण किया गया था 1914 में, इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया था 1959 में और पूर्ण हुआ था 1969 में। इसमें 6 बंधक बनाए हुए, जैसे लिफ्ट बंधक बोलते हैं ना पानी को चढ़ाने के लिए, वो लिफ्ट 6 बंधक बनाए हुए हैं, और इसमें सर्वाधिक व्यापार होता है। एक और चीजें देखते हैं हम इसमें, जैसे यहाँ मान लो अपने को यहाँ से लंदन से व्यापार शुरू करना था, तो हम यहाँ से ऐसे घूम के आ रहे थे, जैसे हमने पनामा नहर का निर्माण शुरू कर दिया या पनामा नहर के बनने से क्या होगी, इसमें दूरी कम हो गई। जैसे यहाँ यूएसए में व्यापार करना, अपने को यूएसए में वैंकूवर हो गया, इन स्थानों पर व्यापार करना, तो सीधा यहाँ से आ रहे थे, इसमें क्या हो गया, लागत कम हो गई, समय कम हो गया। इसी प्रकार से हम ये सवेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले दक्षिण अफ्रीका से घूम के जाते थे, जैसे ये हो गया टर्बन हो गया, टर्बन से होते हुए यहाँ जाते थे, जिसको बोलते हैं उत्तर महासागर आंतरिक केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। जैसे सवेज नहर का इस्तेमाल हुआ था, हम सीधा यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, व्यापार शुरू कर दिया। इसमें भी समय में बचत आई और लागत कम हो गई, दोनों ही चीजों का क्या हो गया, इसमें फायदा हो गया। इस प्रकार से इन दोनों की तुलना करने में। फिर अगला था आंतरिक जल मार्ग से आप क्या समझते हैं, विश्व के किसी एक आंतरिक जल मार्ग का वर्णन करना। इसी में था 13 का आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग बनते थे नदियों पे, झीलों पे, और ये निर्भर करते थे नदियों की गहराई पर, चौड़ाई पर, कि कितनी चौड़ाई है कितनी गहराई है, कि
ये पानी के जहाज ले जा सकते हैं हम इनमें परिवहन। तब इसमें पूछा था आपको आंतरिक जलमार्ग के लिए, एक आंतरिक जलमार्ग का नाम था, आपकी बुक में आंतरिक जलमार्ग भी रखे थे 4-5 दिन से हो गया। डेन्यूब जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, इस प्रकार से खूब सारे जलमार्ग गए। उनमें से किसी एक का आपको क्या करना था, वर्णन करना था इसमें। फिर अगला था 14 नंबर, झाबुआ जिले में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए कोई 3 उपाय। झाबुआ मध्य प्रदेश में वहां पे भूमि का निम्नीकरण बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको रोकने के लिए आपको कोई 3 उपाय करने थे। एक तो हम कर सकते हैं कि वहां पे वनारोपण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 14, वनारोपण, पेड़ों की संख्या, वृक्ष ज्यादा लगाए, वृक्षारोपण, और उचित प्रबंधन से क्या करें, कृषि करें, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करें तो हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। कुछ समय के लिए भूमि को परती छोड़ देना ताकि उस भूमि की उपजाऊपन या उपज क्षमता वापस आज के चारा गांवों के लिए उचित प्रबंधन भी करना, चारा गांवों का उचित प्रबंधन करना। इस प्रकार से हम ये झाबुआ जिले की भूमि निम्नीकरण को रोक सकते। झाबुआ मध्य प्रदेश में। फिर अगला था वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। प्रश्न संख्या 14 इसी का 14, वायु प्रदूषण के उत्तरदायी कारक। वायु प्रदूषण की उत्तरदायी कारक होता है उद्योग, उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें वायुमंडल में फैल जाती है और फैलने से वर्षा होती है, उसी के साथ अम्लीय वर्षा होती है। तो औद्योगिकरण हो गया, हमने कचरा वगैरह फैला दिया, कचरा वगैरह जलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह, तो इनसे निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ियों के इंजन से निकलने वाला वगैरह, इस प्रकार से वायु प्रदूषण में फैल जाते हैं। फैलने के बाद ये पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे ओजोन परत को भी हानि पहुंचती है, कोहरा वगैरह खाना, ये इसी के कारण है, वायु प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न था अपना 15 नंबर, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों की कोई 4 विशेषता बतानी थी। 4 विशेषता पर नंबर 15। एक तो हो जाएगा यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी कि नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना, बाजार तक अभिगम्यता, और हो जाएगा ऊर्जा, कच्चा माल प्राप्त होना। इस प्रकार से आपको कोई 4 का वर्णन करना था। बाजार यंत्रीकरण, बाजार तक अभिगम्यता, ऊर्जा और शक्ति हो गया, और कच्चा माल, कच्चा पदार्थ तक पहुंच, और सरकार की नीतियां भी निर्भर करती है, सहकारी नीतियां भी आ जाएगी इसमें। तो इसमें से कोई 4 का आपको वर्णन करना था। फिर था इसमें आकार के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया। तो आकार के आधार पर हमने उद्योगों को बांटा था 3 प्रकार से। इसका यथवा में नंबर 1 था कुटीर उद्योग, नंबर 2 था छोटे पैमाने के उद्योग, नंबर 3 था बड़े पैमाने के उद्योग। तो कुटीर उद्योग थे ना, वो थे छोटे पैमाने के उद्योग, यानी छोटे उद्योग थे। उनमें से जैसे घरेलू उद्योग है, मशीनों का कम इस्तेमाल किया जाता, हाथ से चीजें बनाई जाती है, और कच्चा माल होता था वो स्थानीय बाजारों से ही मिल जाता, वो आसपास बाजार के आसपास में कच्चा माल घर पे ही काम किया जाता था। तो कुटीर उद्योग का पूरा काम घर पे होता था, जिसको घरेलू उद्योग भी बोलते हैं। घरेलू उद्योग भी कहा जाता है, इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाथ से काम किया जाता था। फिर छोटे पैमाने का उद्योग, इसमें काम थोड़ा सा मशीनों से काम किया जाता था, और ये काम होता था घर से बाहर। ये कुटीर उद्योग तो हो रहा है घर में, और ये हो रहा है घर से बाहर 8-10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में, घर से बाहर हो रहा है। छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें उत्पादन कम है, और उसमें भी कुटीर उद्योग से थोड़ा उत्पादन ज्यादा है, और कुटीर उद्योग से थोड़ा अधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भी कच्चा माल है वो यही स्थानीय बाजार से मिल रहा है अपने को। फिर इसके बाद बड़े पैमाने का उद्योग, यानी कि बड़े पैमाने का, जैसे हम फैक्ट्रियां वगैरह देखते हैं, उद्योग वगैरह देखते हैं, तो इसमें सर्वाधिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रौद्योगिकी नवाचार का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है,
और उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि बड़े पैमाने का उद्योग हो गया, उत्पादन भी क्या होगा यहाँ पे अधिक होगा, उत्पादन भी अधिक होगा और मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। कच्चा माल इन दोनों में तो मिल जाता अपने को स्थानीय बाजार, इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजारों के बजाय जहां पे भी उपलब्ध हुआ से मिल सकता है, लेके आ सकते थे। प्रश्न संख्या 16, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 समस्याओं का विश्लेषण। भारतीय कृषि की समस्या एक तो जलवायु, जलवायु पर आधारित है। और हो जाएगा इसमें अनुकूल रसायन, अनुकूल मौसमी रसायन, भूमि नवीनीकरण। इस प्रकार से आप इनमें जो भी समस्याएं हैं, जैसे उपजाऊपन बनाए रखना, उर्वरक क्षमता का कम होना और कीटनाशक दवाइयां वगैरह डालना, दवाइयों का इस्तेमाल, कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से धीरे धीरे इसका उपजाऊपन कम हो रहा है। तो कोई 4 जलवायु हो गया, जलवायु पर आधारित कृषि है, मौसम पर आधारित कृषि, ऋतु आधारित कृषि है। इस प्रकार से आप कोई 4 समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं। तो था भारतीय कृषि की किन्हीं 4 प्रकार, भारतीय कृषि के 4 प्रकार बताने थे आपको अथवा में। भारतीय कृषि काफी प्रकार है, इसमें आ जाएगा निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, रोपण कृषि, डेयरी कृषि। इस प्रकार से आप किन्हीं 4 कृषि के प्रकारों के बारे में वर्णन करना। डेयरी कृषि, विस्तृत कृषि, किन्हीं 4 का आपको क्या करना था, इनमें से वर्णन करना था। देखो 17 नंबर, दिए गए विश्व की रेखा मानचित्र में निम्न हवाई पथों को अंकित कीजिए। विश्व के मानचित्र में अंकित करने अपने को, तो हमने विश्व का मानचित्र देखा था। ये हो गया अपना, और इसमें यहां हो गया ऑस्ट्रेलिया। फिर देखो इसमें दिया था आपको मुंबई, मुंबई कहाँ है, भारत ही, यहाँ भारत महाराष्ट्र, ये हो गया मुंबई, कहा महाराष्ट्र में। फिर अगला दिया था इसमें शिकागो, शिकागो है उत्तरी अमेरिका की यूएस, यहां हो जाएगा शिकागो, शिकागो। फिर इसके बाद था लंदन, लंदन है यहाँ यूरोप में। फिर था सिडनी, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, ये है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ नासिक है सिडनी। फिर ये तो हो गया शिकागो यूएसए में यानी कि उत्तरी अमेरिका में, लंदन यूरोप में, मुंबई महाराष्ट्र यानी कि भारत में, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। 18 नंबर प्रश्न, इसमें बताने आपको भारत की रेखा मानचित्र में बताने के स्थान कहाँ कहाँ थे। ये हो गया अपना भारत। इसमें बताने आपको विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दिया इसमें विशाखापट्टनम, पटनम। फिर अगला था कांडला, कांडला है यहाँ गुजरात में, कहा है गुजरात में। फिर था इसमें कोलकाता, कोलकाता यहाँ पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। फिर अगला था पारादीप, पारादीप है ओडिशा में यहाँ ऊपर, पारादीप कहाँ है ओडिशा में। ये था इस पेपर का सॉल्यूशन, आप अच्छे से मिलान करना और इस पेपर को ध्यानपूर्वक देखना। धन्यवाद।